अल्लाह ताला के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। लेक्चर नंबर 22 का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, खुश आमदीद। आज का मौज़ूए गुफ्तगू क्या है? आज इंशाअल्लाह हम फ़िल्टर से रिलेटेड मुतफ़र्रिक़ मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करेंगे। 6 डिफरेंट मौज़ूआत हैं जिन पे बात होगी आज। नंबर 1, थ्योरी ऑफ फ़िल्ट्रेशन। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपने 6th सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर के सब्जेक्ट में इस पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया होगा। टॉपिक नंबर 2, फ़िल्टर मीडिया। फ़िल्टर मीडिया में सैंड और ग्रेवल दोनों आ जाते हैं। हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, सैंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ग्रेवल जो यूज़ होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड और माइनर डिटेल्स। टॉपिक नंबर 3 इज़ अंडर ड्रेन सिस्टम। अंडर ड्रेन सिस्टम के बारे में हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। टॉपिक नंबर 4 इज़ बैक वॉशिंग। बैक वॉशिंग ऑब्वियसली रैपिड सैंड फिल्टर्स में होती है। बैक वॉशिंग का डिज़ाइन क्राइटेरिया, उससे रिलेटेड डिटेल्स। जब भी आप बैक वॉशिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होंगे आपने उसको जहन में रखना है। टॉपिक नंबर 5, वॉश वाटर ट्रफ। इस पे मुख्तसर गुफ्तगू होगी। एक रिलेशनशिप हम देखेंगे जिसको यूज़ करते हुए वॉश वाटर ट्रफ को डिज़ाइन किया जा सकता है। और आखिर में नंबर 6 टॉपिक होगा ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इन फिल्टर्स। वो क्या होती हैं, उनको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है, इस पे मुख्तसर गुफ्तगू होगी। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम करेंगे। किस पे करेंगे? फिल्टर्स पे करेंगे। और मैं ये दावा नहीं करता कि आप ये कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम करने के बाद फील्ड में जब अपनी प्रोफेशनल जॉब में जाएंगे तो आपको कोई सवाल या मुश्किल पेश नहीं आएगी, इसलिए कि हर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एक यूनिक प्रॉब्लम होती है और उसके लिए आपको कुछ लिटरेचर रिव्यू, कुछ रिसर्च, गूगल, यूट्यूब और सिमिलर प्रोजेक्ट्स को देखना पड़ता है। एट द एज ऑफ 56, मेरी एज 56 ईयर्स है, अभी भी जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है एज इंडिविजुअल कंसल्टेंट मैं उसको करता हूँ, तो इस एज में भी मुझे एक्सटेंसिवली ना सिर्फ लिटरेचर को देखना पड़ता है, यूट्यूब को कंसल्ट करना पड़ता है, गूगल को कंसल्ट करना पड़ता है, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स देखने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, फिर मैं इस काबिल होता हूँ कि मैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकूँ। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपके जहन में भी पुख्ता हो जाए। हम सब सीखने के अमल से गुज़रते रहते हैं, इसलिए हमें अपने जहन से ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि ये कोर्स पढ़ने के बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन कर रहे होंगे या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन कर रहे होंगे और हम अपने नोट्स खोलेंगे और हर चीज़ का हल वहाँ पे होगा। ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और किसी भी इंजीनियर के साथ ऐसा नहीं होता, चाहे उसका एक्सपीरियंस 40 साल भी क्यों ना हो जाए, उसको फिर भी जब भी कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आती है कोई ना कोई ऐसी यूनिकनेस होती है, नई चीज़ ऐसी होती है कि उसको लिटरेचर को कंसल्ट करना पड़ता है। नो डाउट बेसिक प्रिंसिपल्स दे रिमेन द सेम, बट यू हैव टू कंसल्ट। इस मुख्तसर गुफ्तगू के साथ मैं आपको लेके जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 22 की तरफ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 1 से हम अपना आगाज़ करते हैं। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, बिल्कुल मुख्तसर सी बात होगी। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है?
the removal of particles smaller in size than the pore opening in the filter bed is described by two steps. Number one, transportation, and number two, attachment. ये फिक्रा जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इस फिगर के ज़रिए। फ़र्ज़ करें कि ये पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स। इमेजिन कर लें, बिल्कुल इस तरह के तो नहीं होते, लेकिन मैं समझाने की गर्ज से इनको बनाया। ये पार्टिकल जो कि बड़ा पार्टिकल है, इनके दरमियान जो गैप है, जो पोर्स हैं, ये उससे बड़ा है और जब ये पानी में गुज़रने की कोशिश करेगा इस सैंड से तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाएगा और रिटेन हो जाएगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं उन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ जिनका साइज़ छोटा है। ये ब्लू कलर में आप देखें, ये साइज़ छोटा है और ये इस पोर से जो इनके दरमियान मौजूद हैं वॉइड स्पेसेस, इससे गुजर जाएगा। ऐसे पार्टिकल्स की रिमूवल स्मॉलर इन साइज देन द पोर ओपनिंग इन द फिल्टर बेड इज डिस्क्राइब्ड बाय टू स्टेप्स। नंबर वन, ट्रांसपोर्टेशन, और नंबर टू, अटैचमेंट। आए हम बारी बारी देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है और अटैचमेंट से क्या मुराद है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल to the surface of filter medium may be produced by diffusion, interception, settling and impingement. पार्टिकल पहले तो ट्रांसपोर्ट होता है फिल्टर मीडिया तक। ट्रांसपोर्टेशन के क्या मोड्स हो सकते हैं उस पार्टिकल के जिसका साइज पोर साइज से छोटा है, जैसे कि मैं पीछे फिगर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके जो मोड्स होते हैं उस मीडिया तक पहुंचने के, सैंड का पार्टिकल है, उस तक पहुंचने के लिए 4 डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। पहला मोड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज़ है इसको हम सब समझते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration। ये एक मोड हो सकता है जिसके थ्रू वो पार्टिकल जो साइज में छोटा है पोर साइज से मीडिया तक पहुंच जाए, यानी सैंड पार्टिकल तक पहुंच जाए। दूसरा इंटरसेप्शन है कि वो डायरेक्ट उसको हिट करे। तीसरा, वो वहाँ पे मौजूद हो और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सेटल कर जाए। और चौथा इम्पिंजमेंट है। इम्पिंजमेंट उसको कहते हैं कि ज़ोर से आके टकराना। इंटरसेप्शन और इम्पिंजमेंट, इसमें थोड़ा फ़र्क है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्क क्या है? इंटरसेप्शन ये है कि पार्टिकल मूव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता और आगे सैंड पार्टिकल आ गया है और वो इंटरसेप्ट हो गया है। इम्पिंजमेंट कहते हैं ज़ोर से स्ट्राइक करने को। इन दोनों में ये फ़र्क है। तो लिहाजा हमने देखा कि 4 डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन हो गई, पार्टिकल सैंड ग्रेन तक पहुंच गया। अब आगे उसकी अटैचमेंट उसके साथ कैसे होगी? जब तक वो अटैच नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा पानी में से। अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर देयर कॉन्टैक्ट विद द मीडियम, मीडियम से मुराद सैंड, इज़ केमिकल इन नेचर। इसकी नेचर केमिकल होती है और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि पार्टिकल कांटेक्ट होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करती है, 3 या 4 फैक्टर्स हैं, उन पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर पानी की पीएच है, उसके बाद आयोनिक कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर है, नंबर 3 एज ऑफ फ्लॉक है, अगर वो कोई एक छोटा फ्लॉक है उसकी एज कितनी है, एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द मीडियम, और सैंड की जो सरफेस है उसकी कंडीशन कैसी है। दिस इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना।
हम इसको इस हद तक डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो हमने देखा 4 फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं: पीएच, आयोनिक कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, एज ऑफ फ्लॉक एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द मीडियम। अगर ये फेवरेबल होंगे तो पार्टिकल ग्रेन के साथ, सैंड ग्रेन के साथ अटैच हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा। ये था हमारा पहला टॉपिक, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको मैंने बहुत मुख्तसर सा डिस्कस किया है। वी आर नाउ मूविंग टू द सेकंड टॉपिक एंड आवर सेकंड टॉपिक इज ऑन द मीडिया, फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया, जो भी फिल्टर मीडिया है, सैंड है, उसकी कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं उसमें होनी चाहिए। जब भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखनी है। पहली चीज़ तो ड्यूरेबिलिटी को देखना है कि वो ड्यूरेबल है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए काम देगी या नहीं देगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट और पहला फैक्टर होता है। ये उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है, याद रखें। दूसरा फैक्टर, गिव डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ प्योरीफिकेशन। क्या जितनी प्योरीफिकेशन हम चाह रहे हैं वो मीडियम देगा? ये मीडियम के साइज़ पे डिपेंड करता है। बहुत छोटे ग्रेन्स होंगे, पोर साइज़ बहुत कम होंगे, हमें ज़्यादा प्योरीफाइड वाटर मिलेगा। अगर ग्रेन साइज़ बड़ा होगा, उनके अंदर वॉइड्स बड़े होंगे, तो एफ्लुएंट की क्वालिटी डिफरेंट मिलेगी। ये था दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, ऐसा मीडियम होना चाहिए, फिल्टर मीडियम या सैंड, विच गिव रीजनेबल लेंथ ऑफ फिल्टर रन। ये किस पे डिपेंड करेगा? अगेन ये साइज पे डिपेंड करेगा। अगर बहुत बारीक छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे और उनके पोर्स भी बहुत छोटे होंगे तो वो बड़ी जल्दी क्लॉग हो जाएगा, फिल्टर रन शॉर्ट हो जाएगा। अगर पार्टिकल साइज ज़रा बड़ा होगा, पोर्स उनके अंदर वॉइड्स बड़े होंगे, तो वो देर से ब्लॉक होंगे और फिल्टर रन लॉन्गर होगा। अब हमें ये देखना होता है कि पोर साइज इतने बड़े ना हो जाएं कि हम एक बहुत लंबा फिल्टर रन तो ले लें, लेकिन क्वालिटी ऑफ वाटर जो है या क्वालिटी ऑफ प्योरीफिकेशन वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। इसलिए आप देखेंगे कि डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर जो लिमिट्स दी हुई हैं, ग्रेन साइज़ की या पार्टिकल साइज़ की इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टिव साइज़ D10 या यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट को डिफ़ाइन किया गया है, वो उन लिमिट्स के अंदर रखा गया है कि ना तो फिल्टर रन बहुत शॉर्ट हो, फ्रीक्वेंट क्लीनिंग करनी पड़े, और ना ही फिल्टर रन बहुत लॉन्ग हो और एफ्लुएंट यानी ट्रीटेड वाटर की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए। ये डिज़ाइन क्राइटेरिया में जो लिमिट्स दी गई हैं ये इसलिए दी गई हैं और हम इनको फॉलो इसलिए करते हैं कि हमें इतनी डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेशन ना करनी पड़े। चौथी चीज़ जो कि फ़िल्टर मीडिया की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ में आती है वो ईज़ ऑफ बैक वॉश है। अब मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर जो वैल्यूज़ दे दी गई हैं, अगर वो अडॉप्ट कर ली जाएं तो बैक वॉशिंग भी इजी हो जाएगी। ऑब्वियसली आप आज़ाद हैं, लोअर लिमिट अडॉप्ट कर लें, मिडल वाली वैल्यू अडॉप्ट कर लें या उसकी जो अपर लिमिट है वो अडॉप्ट कर लें। इट इज़ द चॉइस ऑफ द डिज़ाइनर। अब अगला सवाल आप मेरे से ये कर सकते हैं कि विच इज़ द बेस्ट फिल्टर मीडियम। सबसे अच्छा फिल्टर मीडिया कौन सा है? सबसे अच्छा फिल्टर मीडिया वो है दैट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी एफ्लुएंट यानी ट्रीटेड वाटर। और दूसरी जो प्रॉपर्टी अच्छे फिल्टर मीडिया की होती है वो ये है रेडिली क्लीन्ड विद ए मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉश वाटर। वो थोड़े अमाउंट ऑफ वॉश वाटर से अच्छी तरह क्लीन हो जाए। ये दो प्रॉपर्टीज़
अच्छे फिल्टर मीडिया की होती हैं। अब हम साइज़ की तरफ आ जाते हैं। फिल्टर मीडिया का साइज़ जैसा कि आपने देखा, एलेबोरेट टेबल जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, जिसमें हमने ना सिर्फ उनको कंपेयर किया रैपिड सैंड और स्लो सैंड को, बल्कि कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया भी उसमें दिया गया था। हम उसको दोबारा से रिवाइज करने लगे हैं। साइज ऑफ मीडिया इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ 2 पैरामीटर्स। सैंड का साइज 2 पैरामीटर से डिफाइन होता है। पहला उसका इफेक्टिव साइज, जिसको D10 कहते हैं। D10 सीव एनालिसिस के ज़रिए निकाला जाता है। D10 क्या है? D10 is the sieve size in millimeters that allow 10% sand to pass through, उसको D10 कहते हैं। और दूसरा पैरामीटर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है, UC। इसकी वैल्यू क्या है? D60 over D10। And what is D60? D60 is the sieve size in millimeter that allow 60% of the sand to pass through, उसको D60 कहते हैं। ये क्या है? It is the sieve size in millimeters। जब D60 को D10 पे डिवाइड करते हैं, we get uniformity coefficient। अगर आप सैंड रिवर से ले रहे हैं तो उसका आम तौर पे यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट लोअर साइड पे होता है। वी हैव लिटिल कंट्रोल ओवर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। हाउएवर, इफेक्टिव साइज कैन बी वेरिड। इफेक्टिव साइज D10 एक्चुअली, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इट इज़ द एवरेज साइज ऑफ द सैंड ग्रेन्स। D10 किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज साइज ऑफ द सैंड ग्रेन। जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अगर उनका अलग-अलग साइज निकाला जाए और फिर उसकी एवरेज ली जाए तो वो तकरीबन D10 के करीब आती है। आगे चलते हैं। ऊपर की डिस्कशन जो हम कर चुके हैं, उसके नतीजे में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1 क्या है कि फाइन मीडिया हम इस्तेमाल करें, लोअर लिमिट को रखें। आगे लिमिट्स आ रही हैं, जब हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ये हेडिंग प्रॉपर्टीज़ का है, इस पे फिर मैं लोअर और अपर लिमिट को डिफाइन करूँगा। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2 चॉइसेस हो सकती हैं जब भी हम एक फ़िल्टर को डिज़ाइन कर रहे हैं। चॉइस नंबर 1 हमारे पास ये हो सकती है कि हम फाइन मीडिया इस्तेमाल करें। ये अच्छा एफ्लुएंट देगा, लेकिन जल्दी क्लॉग होगा और क्विक इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, फ़िल्टर रन शॉर्टर होंगे। दिस इज़ वन चॉइस। आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू अडॉप्ट इट। And there is another choice. Choice number 2. You adopt coarser size of the particles. अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे? नंबर 1, डीपर पेनिट्रेशन ऑफ फ्लॉक पार्टिकल्स। फ्लॉक जो हैं वो डीपर अंदर तक चले जाएंगे and there will be a better utilization of bulk of the filter media। ऐसा नहीं होगा कि टॉप की जो लेयर है वो जब क्लॉग हुई, फाइन पार्टिकल्स थे, टॉप की लेयर क्लॉग हो गई और बल्क ऑफ द मीडियम जो नीचे सैंड थी अब वो कुछ भी नहीं कर रही, उसमें कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हो रहा। ये एक डायलेमा है अगर आप बहुत फाइन सैंड को इस्तेमाल करते हैं कि सिर्फ टॉप लेयर जो है वो काम कर रही होती है और बल्क ऑफ द सैंड जो नीचे होती है वो किसी भी काम में नहीं आ रही होती और वो एज सच पड़ी होती है, जबकि कोर्सर मीडिया में ऐसा नहीं होता। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बल्क ऑफ फिल्टर मीडियम, लॉन्गर filter runs, so you get longer filter runs
एंड ईजियर क्लीनिंग अपॉन बैक वॉशिंग। ये वो फ़वाइद हैं जब आप कोर्स मीडियम को इस्तेमाल करते हैं। नाउ चॉइस इज़ योर्स। अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सी चॉइस बेहतर है, तो मेरी नाक़िस राय में यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री, क्योंकि कोई भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होता। आपकी परसेप्शंस, आपकी अप्रोच, वो उसको डिसाइड कर रही होती है। आई वुड गो फॉर चॉइस 2, जिसमें ये जो फ़वाइद लिखे हुए हैं ये हासिल होंगे। अब मैं चलने लगा हूँ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। वो प्रॉपर्टीज़ जो कि फ़िल्टर मीडिया में होती हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, आपकी तवज्जो चाहिए। सबसे पहले हम सैंड को देखते हैं। सैंड इज़ द चीपेस्ट मीडियम। याद रखें, सबसे जो चीप फ़िल्टर मीडियम है फ़िल्टर्स के लिए वो सैंड है। इफ़ेक्टिव साइज़ D10, ये वेरी कर सकता है 0.15 से लेके 0.7 मिलीमीटर तक। अब ये वो डिज़ाइन क्राइटेरिया आप समझ लें जो आपको बता रहा है कि आपने मिनिमम साइज़ 0.15 से नीचे नहीं लेना, और जो मैक्सिमम साइज़ सैंड का होता है वो 0.7 मिलीमीटर होता है। मे बी इससे भी बड़ा साइज़ हो, लेकिन इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो एफ्लुएंट की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, इसलिए अपर लिमिट लगा दी गई है। सो आई वुड suggest you to refer to the table of design criteria for the selection of the size। वो डिज़ाइन क्राइटेरिया जो उस कॉम्प्रिहेंसिव टेबल में दिया गया था, जिसमें हमने ना सिर्फ इन दोनों फ़िल्टर को कंपेयर किया था बल्कि इनकी डिज़ाइन वैल्यूज़ भी दी थी, वो की टेबल है, उसको हमेशा आपने अपने मद्देनज़र रखना है। नोट, effective size shows average size of sand particles in the sand sample। ये मैं अभी पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा जो पैरामीटर है सैंड के लिए वो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है। याद रखें, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट 1.5 से लेकर 2.5 तक वेरी करना चाहिए। अगर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट इसके दरमियान लाई करता है सैंड का, तो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस सेटिस्फैक्ट्री होगा और एफ्लुएंट की क्वालिटी अच्छी होगी। ये थी कुछ डिटेल सैंड के बारे में। अब हम एंथ्रासाइट को देखते हैं। एंथ्रासाइट क्या है? ये क्रश्ड कोल है। एंथ्रासाइट हैज़ बीन यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर सैंड इन सम filtration units। It can also be used in combination with sand। इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स मीडिया। मिक्स मीडिया के कुछ फ़वायद हैं, मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करता हूँ। एंथ्रासाइट के केस में इफेक्टिव साइज इज 0.7 मिलीमीटर और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.75। अगर एंथ्रासाइट इस क्राइटेरिया को मीट करता है, आप उसको इस्तेमाल कर लें। अगर सैंड इस क्राइटेरिया के अंदर लाई कर रही है, आप उसको इस्तेमाल कर लें। अगर वो लाई नहीं करती, रिजेक्ट दी सैंड और किसी दूसरे सोर्स की तरफ सैंड के जाएं जो इन पैरामीटर्स को मीट करता है और इसके विदिन जो लिमिट्स दी हुई है लोअर और अपर लाई करता है। अदरवाइज आपका जो फिल्टर है उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। अभी मैंने मिक्स मीडिया की बात की थी। इन मिक्स मीडिया सैंड प्लस एंथ्रासाइट, इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है मिक्स मीडिया में। नाउ सिंस डेंसिटी ऑफ एंथ्रासाइट इज लेस, सैंड की डेंसिटी आमतौर पे 2.65 या इससे थोड़ी कम होती है, लेकिन एंथ्रासाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो तकरीबन 1.5 के करीब होती है, वो इससे लाइटर होता है। सिंस डेंसिटी ऑफ एंथ्रासाइट इज लेस देन सैंड, हेंस आफ्टर वॉशिंग, जब बैक वॉश किया जाता है मीडिया को, इट रिमेन्स अबव सैंड। क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल होता है। बैक वॉशिंग में
आपके इल्म में है कि सैंड बेड ऑलमोस्ट 30 to 40% एक्सपैंड होता है, और जब वो वापस पार्टिकल्स आ रहे होते हैं सैंड और एंथ्रासाइट के, तो सैंड बीइंग हैवियर इट सेटल्स क्विकली एंड अर्लियर, और एंथ्रासाइट जो है उसके ऊपर फिर आके सेटल करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले कि मैं मिक्स मीडिया के फ़वाइद आपको तफसील से बताऊँ, मैं आपको एंथ्रासाइट कोल की एक फ़िगर आपके सामने लाने लगा हूँ। आप देखें कि ये ब्लैक कलर का क्रश किया हुआ एंथ्रासाइट कोल है जिसको एज फिल्टर मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। फिगर 3 फोटोग्राफ ऑफ क्रश्ड एंथ्रासाइट कोल फिल्टर। क्या सैंड और एंथ्रासाइट के अलावा भी कोई ऐसे मटेरियल हैं जो बतौर फिल्टर मीडिया इस्तेमाल हो सकते हैं? बिल्कुल हैं। मिसाल के तौर पे श्रेडेड कोकोनट हस्क। कोकोनट के ऊपर एक छिलका सा होता है, फाइबरस छिलका, उसको उतार के उसको श्रेड करके काट के आप एक फिल्टर मीडिया बना सकते हैं। इसी तरह बर्न राइस हस्क, चावल के ऊपर भी एक छिलका होता है, उसको उतारा जाता है, उस छिलके से उसको जला के आप एक ऐसा मीडियम बना सकते हैं जिससे पानी फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी अवेलेबिलिटी भी हर जगह पे नहीं होती। द मेजर मटेरियल ऑफ engineering interest therefore is limited to sand and anthracite। लिहाजा मोस्टली सैंड और एंथ्रासाइट ही ख़ास तौर पे पब्लिक वाटर सप्लाईज में इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको लेके चलने लगा हूँ मिक्स मीडिया की जो फ़वाइद हैं उसकी तरफ। बात हो रही थी फिल्टर मीडिया की। सैंड ग्रेडेड सैंड होती है, लेकिन मसला सैंड के साथ क्या है? मसला ये है कि जब आप बैक वॉश करते हैं सैंड एक्सपैंड करती है, और जब फिर वो वापस आने लगती है तो जो लार्जर साइज पार्टिकल्स हैं सैंड के, क्योंकि ये ग्रेडेड सैंड है इसमें स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं, मीडियम साइज भी हैं, थोड़ा लार्ज भी हैं, लार्जर पार्टिकल्स बीइंग हैवियर वो नीचे सेटल कर जाते हैं, और जो फाइनर पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं और वो ऊपर सारे सेटल करते हैं। अब होता क्या है, बैक वॉशिंग के बाद ग्रेडेशन तो सारी ख़त्म हो गई, बैक वॉशिंग की वजह से ऊपर फाइन सैंड आ गई। अब जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ऊपर फाइन सैंड की वजह से वो बड़ी जल्दी क्लॉग हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अपर लेयर में हो रहा होता है, एंड दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल बिकॉज बल्क ऑफ द मीडियम रिमेन अनयूज्ड। इस चीज़ का हल निकालने के लिए एंथ्रासाइट और सैंड को मिक्स किया गया। जब मिक्स करने के बाद आप उसका मीडिया बनाते हैं और उसको बैक वॉश करते हैं तो सैंड के पार्टिकल्स जो लार्जर हैं वो जल्दी सेटल हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एंथ्रासाइट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, और क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल करती है और वो ऊपर वाली लेयर में आ जाती है। इस तरह जो ग्रेडेशन ख़राब हो जाती है बैक वॉशिंग के बाद उसको हम काफ़ी हद तक ठीक कर लेते हैं। बल्क ऑफ द मीडियम फिर भी यूज़ होता रहता है, हमारा फ़िल्टर रन जो है वो रीज़नेबल लेंथ का होता है, वो शॉर्ट नहीं हो जाता। ये वो फ़वाइद हैं जिसकी वजह से मिक्स मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, और मिक्स मीडिया में हमेशा सैंड और एंथ्रासाइट को इस्तेमाल किया जाता है। मैं रीड आउट करता हूँ। Ordinary graded sand media upon being backwashed will settle with the finest particle on top and the coarsest in bottom. Why?
कोर्स पार्टिकल बड़े होते हैं, उनकी शटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी बॉटम पे पहुंच जाते हैं। और जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी शटलिंग वेलोसिटी कम होती है, वो देर में सेटल होते हैं, इसलिए वो ऊपर वाली लेयर में आ जाते हैं। Thus, most of the filtration work will be going on in top finest layer. This gradation is unfavorable. It will lead to number one, नुकसानात क्या हैं? Higher head losses in top layer. एक तो इसका ये नुकसान होगा। दूसरा इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? It render bulk of the medium unused. नीचे वाला सारा का सारा मीडियम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में कोई हिस्सा नहीं ले रहा होता। The unfavorable gradation can be resolved or reversed to some degree. ये नहीं कि हमने बिल्कुल ही उसको परफेक्ट कंडीशन में लिया है, टू सम डिग्री, बाय एम्प्लॉइंग 2 or more media of different densities. The selection is such that coarser particle will settle more slowly than the finer. Mixed media usually employ anthracite, specific gravity 1.5, and silica sand, specific gravity 2.6. ये हैवियर है, ये लाइटर है, पार्टिकल साइज बड़ा है, ऊपर आ जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे फाइन्स ऊपर आ गए हैं, पूरा फिल्ट्रेशन सिर्फ छोटी सी एक स्मॉल थिकनेस ऑफ लेयर, टॉप लेयर में, फाइन लेयर में हो रहा है, और बल्क ऑफ द मीडियम जो है वो अनयूज्ड है, और उसकी वजह से हेड लॉसेस एकदम बहुत बढ़ गए हैं, और फिल्टर चोक हो गया, और आपको फ्रीक्वेंट क्लीनिंग करनी पड़ गई है। इन तमाम चीज़ों से काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मामला ठीक हो जाता है, काफ़ी हद तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने फ़िल्टर रन को रीज़नेबल रख सकते हैं। ये चीज़ें आप इस तरह हल कर सकते हैं। ये टॉपिक नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, और मीडिया डिस्कस कर रहे हैं, फ़िल्टर मीडिया। फ़िल्टर मीडिया में हमने सैंड को डिस्कस कर लिया है, और ग्रेवल भी फ़िल्टर मीडिया का हिस्सा होती है। अब हम ग्रेवल को डिस्कस करेंगे कि ग्रेवल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इसकी ग्रेडेशन कैसे होती है, इसकी थिकनेस कितनी है, ये चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेवल का पर्पस क्या है, हम इसको प्रोवाइड क्यों करते हैं। नंबर 1, सपोर्ट द सैंड। ये सैंड को एक सपोर्ट फाउंडेशन फ्राहम करती है। नंबर 2, परमिट्स द फिल्टर्ड वाटर टू मूव फ्रीली टूवर्ड्स द अंडर ड्रेन सिस्टम। ये एक, क्योंकि ये वॉइड्स इसमें बड़े होते हैं, ये एक फ्री पैसेज देती है फिल्टर वाटर को कि वो अंडर ड्रेन सिस्टम तक पहुंच जाए। नंबर 3, allow wash water to move more or less uniformly upwards to the sand. अब नंबर 3 जो फ़ायदा है वो ये है कि ग्रेवल की वजह से वॉश वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन यूनिफॉर्म होती है। ऐसा नहीं होता कि फ़िल्टर का एक हिस्सा जो है वो बैक वॉश हो जाए और कुछ पोर्शन बैक वॉशिंग से रह जाए, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आप देख रहे हैं कि मैंने जो पर्पस नंबर 3 है उसको ब्लू कलर में लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ रैपिड सैंड फिल्टर पे लागू होता है। ऊपर वाले 2 ये स्लो सैंड फिल्टर पे भी लागू होते हैं, और ऑब्वियसली रैपिड सैंड पे भी लागू होते हैं, उसमें भी ये एप्लीकेबल होते हैं। दोनों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने जो तीसरा इसका पर्पस है उसको डिफरेंट कलर कोड दे दिया है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ग्रेवल जो यूज़ होती है फिल्टर मीडिया में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी हार्ड, राउंडेड एंड ड्यूरेबल। ऐसा नहीं है कि आपने वो जो बजरी इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन में, आरसीसी में, उसको लिया और उसको एज ए ग्रेवल लेयर दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको राउंडेड पत्थर चाहिए होते हैं, और ये आपको कहाँ से मिलते हैं? ये आपको आमतौर पे रिवर के बेड से मिलते हैं।
वो पत्थर वहाँ से लाए जाते हैं। उनको लाने के बाद फिर ये देखा जाता है कि वो सफिशेंटली हार्ड हों, ड्यूरेबल हों, और फिर बाद में उनकी ग्रेडेशन की जाती है और फिर ग्रेवल की लेयर उनसे प्रोवाइड की जाती है। बजरी जिसको कि तोड़ा जाता है या क्रशर है जो कि क्रश करता है और फिर वो आरसीसी में इस्तेमाल होता है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट में, ये वो वाला बजरी या पत्थर नहीं है। ये आपने याद रखना है, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये राउंडेड होता है और आप अगर दरियाओं के किनारे गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ गोल पत्थर नज़र आते हैं। ये वो वाला पत्थर है और ये रिवर बेड से लाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, शुड वे अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, इनकी ये मास डेंसिटी होनी चाहिए। नंबर 3 प्रॉपर्टी, जो आप ग्रेवल इस्तेमाल करेंगे फिल्टर में, इट शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लैट, थिन एंड लॉन्ग पीसेस। बाज़ आप पत्थर देखेंगे कि बड़े लंबे और बड़े थिन से होते हैं, उनको आप बाहर निकाल दें, ऐसे पत्थर ना इस्तेमाल करें। ऑलमोस्ट जो गोलाई में हो, गोल पत्थर हो, वो इस्तेमाल करें। थिन और एलोंगेटेड पत्थर ये ग्रेवल बेड में फिल्टर के अंदर ये इस्तेमाल नहीं किए जाते। चौथी जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट शुड नॉट कंटेन सैंड, क्ले और फॉरेन मटेरियल। इसको अच्छी तरह धोया जाता है। अगर कोई सैंड है, क्ले है, इस सब को रिमूव करके फिर उस राउंडेड ग्रेवल को जो सैंड बेड से ली गई है फिल्टर में बतौर ग्रेवल इस्तेमाल किया जाता है या ग्रेवल बेड इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चल रहे हैं कि क्या इसकी भी कोई ग्रेडेशन होती है, साइजिंग होती है? जी बिल्कुल होती है। आपके सामने जो टेबल है वो इसको शो कर रहा है। 2 कॉलम हैं, साइज ऑफ ग्रेवल और थिकनेस ऑफ लेयर। सबसे पहले 2.5 से लेके 5 मिलीमीटर साइज का पत्थर अलहदा किया जाता है। इसके लिए सीव साइट पे इस्तेमाल की जाती हैं, उन सीव के थ्रू गुजारा जाता है। वो पत्थर जो गुजर जाता है उसको अलहदा कर लिया जाता है। ये जो थिकनेस है इस साइज़ की वो 80 से लेके 120 मिलीमीटर तक होती है और ये टॉप पे सबसे फाइन ग्रेवल और बॉटम पे सबसे कोर्स ग्रेवल होती है। इसी तरह 5 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर साइज़ ये अलहदा किया जाता है सीव लगा के साइट पे बाकायदा, और फिर जब वो जमा हो जाता है तो उसकी एक लेयर इस थिकनेस की दी जाती है जो 100 से लेके 140 मिलीमीटर तक हो सकती है। अब 80 मिलीमीटर देनी है, 120 मिलीमीटर देनी है, ये सवाल आपने मेरे से नहीं पूछना, इसलिए कि ये जो लिमिट्स दी गई हैं आपने सिर्फ इनके अंदर रहना है। ये नहीं किसी से पूछना कि मैं 80 दूं या 120 दूं, ये सवाल बिल्कुल आपने नहीं पूछना। ये बार बार मैं आपको कहूँगा कि ये क्वेश्चन किसी से नहीं करना, ये आपकी सवाबदीद है एज ए डिज़ाइनर कि आप 80 मिलीमीटर यूज़ कर लें, आप 100 मिलीमीटर यूज़ कर लें, आप 120 मिलीमीटर यूज़ कर लें, रहना इस लिमिट के अंदर ही है। आगे चलते हैं। ये साइज़ मैं रीड आउट नहीं करूँगा, आप इससे देख लें ये साइज़, और ये उस साइज़ की थिकनेस, उस लेयर की और इस साइज़ की थिकनेस, ऐसी लेयर जिसका ये साइज़ है उसकी ये थिकनेस होनी चाहिए। टोटल जो डेप्थ है वो 400 से लेके इन सबको जमा किया 400 आ गया, जो लोअर लिमिट्स थी अपर लिमिट को जमा किया ये 600 मिलीमीटर आ गया। ये ग्रेवल बेड की थिकनेस होनी चाहिए एक फ़िल्टर के अंदर। यहाँ पे हमने अपना टॉपिक 2 कंप्लीट किया। मीडिया जिसमें सैंड और ग्रेवल हैं उसके मुतालिक मुख्तसर डिस्कशन की। अब हम आज का जो लेक्चर है उसके टॉपिक 3 यानी अंडर ड्रेन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और कुछ डिटेल उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अंडर ड्रेन सिस्टम की तरफ। तो जनाब हम चलते हैं अंडर ड्रेन सिस्टम की तरफ। सबसे पहले तो देखते हैं इसका पर्पस क्या है, ये क्यों दिया जाता है।
पहला इसका पर्पस, कलेक्ट फिल्टर्ड वाटर फ्रॉम ग्रेवल। ग्रेवल से पास होके फिल्टर वाटर को कलेक्ट करना और फिर आगे फ्राहम करना, ये अंडर ड्रेन सिस्टम का काम है। नंबर 2, इवनली डिस्ट्रीब्यूट बैक वॉश वाटर ड्यूरिंग वॉशिंग। दूसरा काम या पर्पस इसका ये है कि ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन करे बैक वॉश वाटर की इस तरीके से कि पूरा फिल्टर जो है वो क्लीन हो जाए और कोई हिस्सा उसका ऐसा ना रह जाए जहाँ पानी ना पहुँचे बैक वॉशिंग का और वो डर्टी रह जाए, या वहाँ जो पार्टिकल्स क्ले या दूसरे पार्टिकल्स एंट्रैप्ड हुए हैं वो वहीं के वहीं रह जाए। एक इसका मकसद ये है। यहाँ भी आप देखें मैंने इसको कलर कोड किया है। ये जो दूसरा इसका पर्पस है ये रैपिड सैंड फिल्टर के लिए है। पहला पर्पस ये रैपिड सैंड के लिए भी है और स्लो सैंड के लिए भी है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। रैपिड सैंड में भी वाटर फिल्टर्ड वाटर कलेक्ट करता है जो ग्रेवल से पास होता है, और स्लो सैंड में भी जो ग्रेवल से पानी फिल्टर होने के बाद पास होता है वो अंडर ड्रेन सिस्टम में कलेक्ट होके आगे फ्राहम होता है। अलबत्ता दोनों में फ़र्क होता है। ये फ़र्क मैं पहले भी इसकी बिल्कुल मुख्तसर वजाहत कर चुका हूँ। अगर आप वो कॉम्प्रिहेंसिव टेबल देखें जिसको मैं की टेबल कह रहा हूँ, अंडर ड्रेन सिस्टम स्लो सैंड फिल्टर में आम तौर पे परफोरेटेड टाइल्स होती हैं जिससे पानी गुज़र के एक ड्रेन से आगे चला जाता है और क्लियर वाटर वेल में पहुंच जाता है। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में कुछ सिलसिला थोड़ा मुख्तलिफ होता है। वो क्या होता है आए हम देखते हैं। रैपिड सैंड फिल्टर में ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स made of cast iron or steel is laid under the gravel. ग्रेवल के नीचे बिछाया जाता है। लेटरल्स अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आर जनरली 150 मिलीमीटर टू 200 मिलीमीटर अपार्ट। आपके सामने एक तस्वीर है, ये टॉप से मैं एक फिल्टर यूनिट को दिखा रहा हूँ। ये पाइप जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं दे आर ऑल लेटरल्स। इनका आपस में फासला क्या है, 150 से लेके 200 मिलीमीटर अपार्ट। आप कितना रख सकते हैं, आप 150 भी रख सकते हैं, आप 170 भी रख सकते हैं, आप 200 भी रख सकते हैं। ये आपकी सवाबदीद है डिज़ाइनर की। ये तमाम लेटरल्स स्लोप पे लगे होते हैं जस्ट लाइक सीवर। पानी इनके अंदर दाखिल होता है। किस तरह दाखिल होता है, इनके टॉप पे छोटे छोटे सुराख होते हैं। ग्रेवल से गुजरकर पानी इन सुराखों के ज़रिए लेटरल्स में दाखिल होता है। लेटरल्स एक स्लोप पे लगे होते हैं। पानी बाय ग्रेविटी मिडल पाइप में आ जाता है। ये यहाँ से इस तरफ स्लोप होते हैं और इस हिस्से के लेटरल इस सेंट्रल पाइप की तरफ स्लोप होते हैं। पानी जब सेंट्रल पाइप में आ जाता है, इस सेंट्रल पाइप को मैनीफोल्ड का नाम दिया जाता है। इसका डायमीटर आमतौर पे लेटरल्स के डायमीटर से बड़ा होता है। ये वो अरेंजमेंट है अंडर ड्रेन सिस्टम का जो रैपिड सैंड फिल्टर में दिया जाता है। यहाँ हमारा टॉपिक नंबर 3 अंडर ड्रेन सिस्टम मुकम्मल हुआ। अब हम टॉपिक नंबर 4 की तरफ जाने लगे हैं और वो है वॉश वाटर ट्रफ्स। और वॉश वाटर ट्रफ भी सिर्फ रैपिड सैंड फिल्टर में होते हैं, स्लो सैंड फिल्टर में नहीं होते। वॉश वाटर ट्रफ क्या चीज़ है? वॉश वाटर ट्रफ ये छोटे छोटे मेटेलिक चैनल्स हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी, जो बैक वॉशिंग की आपको वीडियो दिखाई गई थी।
ये वो चैनल्स हैं जो वॉश वाटर को ड्यूरिंग बैक वॉशिंग कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद गलट में डिलीवर कर देते हैं। दीज आर स्मॉल मेटेलिक चैनल्स कलेक्ट मडी वाटर ड्यूरिंग बैक वॉशिंग and convey to gullet or drain from where it is finally disposed of. मैक्सिमम स्पेसिंग, अब मैं डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करने लगा हूँ। मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन टू वॉश वाटर ट्रफ, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 मीटर फ्रॉम लिप टू लिप। ये लिप टू लिप मैं इसको फिगर से एक्सप्लेन करूँगा। A free board of 50 to 100 millimeter is provided. जब इनको डिज़ाइन कर लिया जाता है, इनकी डिज़ायर्ड डेप्थ निकाल ली जाती है, we always add some free board. ये हर जगह होता है। आपने वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स में भी देखा, दूसरी जगह भी देखा, ग्रिड चैम्बर में भी देखा कि हमने कुछ फ्री बोर्ड ऐड किया था। ट्रफ बॉटम शुड स्लोप टूवर्ड्स गलेट, इसको स्लोप होना चाहिए गलेट की तरफ, ताकि पानी बाय ग्रेविटी गलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ मैंने आपके सामने इसको डिफ़ाइन किया, इसका पर्पस बताया, इसका डिज़ाइन क्राइटेरिया बताया। अब मैं आपको एक एक्सप्रेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ जो इसके डिज़ाइन में बाकायदा इस्तेमाल होता है और आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये वो एक्सप्रेशन है, y it is equal to 1.75 q square small g small b square और क्यूब रूट। अब मैं इन टर्म्स को डिफाइन करने लगा हूँ। Q डिस्चार्ज रिसीव्ड बाय द वॉश वाटर ट्रफ, यूनिट्स मीटर क्यूब पर सेकेंड। B विड्थ ऑफ ट्रफ, इट इज़ इन मीटर। अगर ये ट्रफ है वॉश वाटर ट्रफ, तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो विड्थ है उसको B कहा जाता है। Y इट इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर इन ट्रफ, यूनिट्स मीटर। अगर ये वाटर लेवल है तो यहाँ से लेके इसके बॉटम तक y मीन्स द डेप्थ ऑफ वाटर। ये वो फॉर्मूला है जिससे आप वॉश वाटर ट्रफ को डिज़ाइन करते हैं, उसका साइज़ निकालते हैं। अगर हम एक मुख्तसर सी डिस्कशन ये भी कर लें कि नंबर ऑफ फ़िल्टर यूनिट कितने होने चाहिए, तो यकीनन ये भी बड़ी मुफीद साबित होगी। थ्रू एक्सपीरियंस ये चीज़ सामने आई है, a minimum of 2 filter units are recommended. Why? Why का जवाब क्या है? Why का जवाब ये है, बाज़ औक़ात अगर एक फ़िल्टर यूनिट को क्लीन किया जा रहा है, स्लो सैंड फ़िल्टर के केस में, रैपिड सैंड फ़िल्टर के केस में उसको बैक वॉश किया जा रहा है, तो पानी की सप्लाई तो कम्युनिटी को जारी रहनी चाहिए। उस सूरत में वो दूसरा फ़िल्टर काम कर रहा होता है, सप्लाई जारी रहती है। मीनवाइल आप फ़िल्टर को साफ़ करते हैं, उसको दोबारा ऑपरेशन में लेकर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 20 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो आप उसको 10 मीटर स्क्वायर के 2 हिस्सों में तकसीम करें और 2 यूनिट्स बनाएं। दिस इज़ द मोस्ट फिजिबल, और ये एक्सपीरियंस के थ्रू ये चीज़ अखज़ की गई है कि ऐसा करना ज़्यादा मुनासिब होता है। सप्लाई टू द कम्युनिटी अनइंटरप्टेड वो जारी रहती है दोनों केस में। अगर आप स्लो सैंड फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं तब भी, और अगर आप रैपिड सैंड फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं तब भी। और अगर कोई बड़ी कम्युनिटी है जिसमें ऑब्वियसली एरिया बहुत ज़्यादा आएगा, उसमें तो बेशुमार यूनिट्स बनेंगे, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होगा। फ़र्ज़ करें अगर 12 यूनिट बनते हैं, 2 या 3 साफ़ हो रहे हैं तो बाकी 10 काम कर रहे होंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा।
लेकिन जहाँ छोटी कम्युनिटी है वहाँ आपने देना है तो वहाँ कम से कम 2 यूनिट ज़रूर बनाएं। फिल्टर होता क्या है? A unit is essentially a rectangular concrete box open at top with a depth of 3 to 4 meters or more. अब डेप्थ कितनी होनी चाहिए? Depth must be adequate to accommodate under drain system, gravel, sand, water depth जो आपने देनी है क्राइटेरिया के मुताबिक एज पर डिज़ाइन क्राइटेरिया गिवन इन टेबल 2 अबव, जो वो डिटेल टेबल जिसको मैं की टेबल कह रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फ़िल्टर की डेप्थ को सिलेक्ट करना है कि उसमें अंडर ड्रेन सिस्टम भी अकोमोडेट होना है, ग्रेवल भी होनी है, सैंड भी होनी है, मिनिमम वाटर डेप्थ भी आपने देनी है और उसके ऊपर कुछ फ्री बोर्ड भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी है फ़िल्टर की डेप्थ को जब आप डिसाइड कर रहे हो। अब हम अपने 5वें टॉपिक की तरफ जाने लगे हैं और 5वां टॉपिक है बैक वॉशिंग ऑफ द रैपिड सैंड फिल्टर। बैक वॉशिंग बड़ा ट्रिकी सा प्रोसेस है। अगर इसको सही तरीके से और तरतीब से ना अंजाम दिया जाए तो ये अपने वो मकासद हासिल नहीं कर पाता जिसके लिए हम इसको अंजाम देते हैं, यानी फ़िल्टर की सफाई और साफ़ करने के बाद दोबारा उसको ऑपरेशन में लाना ताकि वो साफ़ पानी मुहैया कर सके। लिहाजा ज़रूरी है कि हम देखें कि किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है बैक वॉशिंग में। सबसे पहले तो बैक वॉशिंग की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। बैक वॉशिंग produces a sand expansion of 30 to 50%। ग्रेवल तो बहुत हैवी होती है, लेकिन सैंड जब बैक वॉश किया जाता है तो 30 to 50% एक्सपैंड होती है, अपनी वो सतह जहाँ पे वो फिल्ट्रेशन की हालत में होती है उससे 30 to 50% ऊपर चली जाती है। दी बैक वॉश वेलोसिटी इज इम्पॉर्टेंट। वाई बैक वॉश वेलोसिटी इज इम्पॉर्टेंट? वेलोसिटी ना तो इतनी कम होनी चाहिए कि आपकी इम्प्योरिटी साफ़ ही ना हो फिल्टर से, और ना इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो सैंड को भी साथ बहा के ले जाए और वॉश वाटर टफ में डाल दे और वहाँ से वो ड्रेन आउट हो जाए। तो इन दोनों के दरमियान हमने वेलोसिटी को रखना है। इट शुड बी इनफ टू क्लीन, wash and trap particles or sediments in the sand, yet not so high to wash sand away during backwashing. This is why backwash velocity is important. Backwash velocity कितनी होनी चाहिए? हम देखते हैं कि सैंड के लिए क्या लिमिट्स हैं, अपर और लोअर, और एंथ्रासाइट के लिए क्या लिमिट्स हैं। ये आप समझ लें एक डिज़ाइन क्राइटेरिया है जो आपको दिया जा रहा है। फॉर सैंड वेलोसिटी शुड बी मोर देन 0.3 मीटर पर मिनट। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो सफाई कर पाएगी। अगर इससे कम हुई तो फिल्टर की सफाई ठीक नहीं हो पाएगी। एंड इट शुड बी लेस देन 10 times D60, क्योंकि आपने ग्रेडेशन कर्व बनाई होगी ऑब्वियसली सैंड की, वहाँ से ग्रेडेशन कर्व से आप D60 देख सकते हैं। D60 इज़ दी सीप साइज इन मिलीमीटर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो अपर लिमिट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी। ये वो वेलोसिटी है जिससे अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी यूज़ करेंगे तो सैंड भी वॉश आउट हो जाएगी फिल्टर से। For anthracite, the backwash velocity should be less than 4.7 times D60 meters per minute। ये इससे कम होनी चाहिए एंथ्रासाइट के लिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ कोई लोअर लिमिट तो नहीं दी गई, मुझे मिली भी नहीं। अगर आपको कोई लोअर लिमिट मिलती है कहीं से लिटरेचर से तो काइंडली मेरे से भी शेयर करें और बाकी स्टूडेंट से भी शेयर करें। बैक वॉश
प्रोसेस को हम स्टडी कर रहे हैं, आगे चलते हैं। पानी की ज़रूरत, वाटर रिक्वायर्ड। अगर तो रैपिड सैंड फिल्टर है तो आमतौर पे 1% से लेके 5% तक पूरे दिन के अंदर जो वाटर फिल्टर होके आता है क्लियर वाटर वेल में, वो बैक वॉशिंग के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अगर आप एवरेज वैल्यू लेना चाहें तो 2% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर बैक वॉशिंग के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। ये रैपिड सैंड फिल्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि स्लो सैंड फिल्टर में भी फिल्टर्ड वाटर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे जब अपर लेयर स्क्रैपिंग उसकी हो रही होती है स्मोस्टिक लेयर की, तो उस सतह को धोना पड़ता है, उसको गलेट में डाल के बहाना पड़ता है, उसके लिए फिल्टर्ड वाटर इस्तेमाल होता है और वो आमतौर पे 0.2% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर होता है। इसका जिक्र पहले आ चुका है। अब हम देखते हैं कि बैक वॉशिंग का रेट क्या होना चाहिए। बैक वॉशिंग का रेट 365 से लेके 680 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फिल्टर, इसके दरमियान में लाई करना चाहिए बैक वॉशिंग का रेट। अगर इससे कम होगा फिर भी बैक वॉशिंग ठीक नहीं होगी, अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर भी मीडिया वॉश आउट होने का खतरा है। टाइम कितना लगता है बैक वॉशिंग में? बैक वॉशिंग में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 5 से लेके 10 मिनट तक लगते हैं, लेकिन वो जो यूनिट जिसको आप बैक वॉश कर रहे होते हैं वो 15 से लेके 20 मिनट तक आउट ऑफ ऑपरेशन रहता है। वो क्यों? इसलिए कि बैक वॉश करने से पहले आपने ड्रेन आउट करना है, उसमें भी कुछ टाइम लगेगा। बैक वॉशिंग 5 से 10 मिनट में हो गई, उसके बाद फिर आपने वेल्व्स को बंद करना है, उसको फिल करना है, फिलिंग में भी कुछ वक्त लग जाएगा, और फिर जब वो पूरा फिल होके अपनी हाइट पे आएगा जो कि मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, फिर आप वेल्व खोल के फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिल्ट्रेशन यानी कि बैक वॉशिंग में तो 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन वो जो यूनिट है वो तकरीबन 15 से लेके 20 मिनट तक आउट ऑफ ऑपरेशन रहेगा। वॉशिंग फ्रीक्वेंसी, कितनी कितनी देर के बाद बैक वॉश करना है, ड्यूरेशन दी हुई है। स्लो सैंड फिल्टर के लिए तकरीबन 30 डेज टू 60 डेज और रैपिड सैंड के लिए 12 घंटे से 72 घंटे तक। ये तो थी वो रेंज जो डिज़ाइन क्राइटेरिया में दी हुई है, लेकिन एक्चुअली जब ऑपरेशन हो रहा होता है तब आप क्या चीज़ देख रहे होते हैं। वॉशिंग इज़ डन व्हेन हेड लॉसेस रीच 2.5 मीटर्स। ये मैं रैपिड सैंड फिल्टर की बात कर रहा हूँ। जब हेड लॉसेस, पीजोमेट्रिक ट्यूब लगी हुई हैं, आप उनको देख रहे हैं, हेड लॉसेस जब 2.5 मीटर तक पहुंच जाएं तो इसका मतलब है चाहे वो 12 घंटे में पहुंचे, चाहे वो 24 घंटे में पहुंचे, चाहे वो 48 आवर्स में पहुंचे, मतलब ये है कि बैक वॉशिंग का वक्त हो गया, आप फ़ौरन बैक वॉशिंग कर लें। और याद बसूरत दीगर, व्हेन एफ्लुएंट ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी इज़ नॉट ऑब्टेन्ड, हेड लॉसेस इतने नहीं हुए, मे बी 1.5 मीटर हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो फिल्टर्ड वाटर है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, देन अगेन दिस इज़ अनदर पैरामीटर, इसका मतलब है बैक वॉशिंग का वक्त हो गया। तो आप इन दोनों चीज़ों को देखते हुए डिसीजन लेते हैं बैक वॉशिंग का। आइदर हेड लॉसेस 2.5 मीटर तक पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एफ्लुएंट ठीक है, बट यू स्टॉप एंड बैक वॉश। बसूरत दीगर आप देख रहे हैं कि 1.5 मीटर हेड लॉसेज हैं, लेकिन जो ट्रीटेड वाटर है फिल्टर के बाद उसकी क्वालिटी बड़ी पुअर हो रही है, वो सप्लाई करने के काबिल नहीं है, क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा, अगेन स्टॉप एंड बैक वॉश दी फिल्टर। वॉशिंग में बी डन एट द एंड ऑफ रन और एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू रन, ये भी डिपेंड करता है जो चला रहे हैं। जब यूनिट को ऑपरेशन में लेकर आना है उससे पहले बैक वॉशिंग कर लें, या जब उसको बंद किया है उस वक्त बैक वॉशिंग करके उसको तैयार करके रख दें, और जब ज़रूरत है उसको ऑन कर लें। ये जो ऑपरेशन वाले हैं ये किसी तरह भी कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं।
वैसे तो कॉन्सेप्ट डायग्राम जब हम डिस्कस कर रहे थे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस और बैक वॉशिंग का प्रोसेस, ये उसमें डिस्कस हो गया था, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक और अच्छी फिगर मुझे एक जगह से मिली, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस रैपिड सैंड फिल्टर में और उसकी जो बैक वॉशिंग है आपको वो और ज़्यादा क्लियर हो। इस फिगर का सोर्स है लुइस डी बर्नेडो। ये एक डॉक्यूमेंट मुझे इंटरनेट से मिला था, इसमें ये जो फिगर है, पिक्चर है, ये बहुत अच्छी है। मैं सबसे पहले ऊपर वाली फिगर को एक्सप्लेन करूँगा। इस वक्त ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस जारी है। आइए देखते हैं बारी बारी तमाम इसके जुज़ जो हैं उसको। रॉ वाटर आ रहा है। रॉ वाटर से क्या मुराद है? वाटर आफ्टर कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, उसके बाद ही फिल्ट्रेशन होती है। ये वेल्व आप देखें खुला हुआ है, इसका ये जो पोर्शन है ये ऊपर है और पाइप इस वक्त खुला है, पानी इसके अंदर फिल्टर के अंदर आ रहा है और ये वॉश वाटर ट्रफ लगा हुआ है, ये गलेट है जिसमें बैक वॉशिंग में मडी वाटर आता है, ये फिल्टर मीडिया है। फिल्टर मीडिया में सैंड और ग्रेवल दोनों शामिल हैं। ये अंडर ड्रेन सिस्टम शायद बनाया गया है और वहाँ से गुज़र के ये पानी बाहर जा रहा है, फिल्टर्ड वाटर आउटलेट। यहाँ भी वेल्व खुला है, ये वेल्व आप देखें बंद है। इसका ये जो पोर्शन है, डार्क पोर्शन, ये पाइप के अंदर है, शो कर रहा है कि इसने फ्लो को रोका हुआ है। इसका डार्क पोर्शन ऊपर है और पाइप को इसने बंद नहीं किया हुआ, इट मीन्स कि पानी यहाँ से जा रहा है। अगर मैं इसका सेक्शन काटूं तो वो आपको इस तरह नज़र आएगा। ये दो वॉश वाटर ट्रफ हैं और ये पानी का लेवल है, हाईएस्ट लेवल। पानी नीचे आ रहा है, फिल्टर में से गुज़र रहा है, फिल्टर मीडिया यानी सैंड और ग्रेवल से गुज़र रहा है, अंडर ड्रेन सिस्टम में आ रहा है और कलेक्ट होके बाहर जा रहा है। ये वो सिचुएशन है जब फिल्ट्रेशन अंडर प्रोसेस है। अब मैं नीचे वाली फिगर की तरफ आऊँगा जब बैक वॉशिंग शुरू की जाती है। बैक वॉशिंग शुरू करने से पहले इनलेट पाइप, ये देखें, ये जो सॉलिड पोर्शन था ये ऊपर है, यहाँ पे सॉलिड पोर्शन नीचे आ गया है, इसने पाइप को बंद कर दिया है। पानी का फ्लो जो अंदर आ रहा था अब वो बंद है। इसी तरह यहाँ से जो फिल्टर्ड वाटर जा रहा था इस वेल्व को भी बंद कर दिया गया है। पहले गलट वाले वेल्व दोनों बंद थे, यहाँ पे ये दोनों वेल्व खोल दिए गए हैं। ऊपर वाला वेल्व ये मडी वाटर जो इस गलेट में आया है उसको ड्रेन आउट कर रहा है और नीचे वाला जो वेल्व है वो वॉश वाटर को सप्लाई कर रहा है। खुला हुआ वेल्व पानी अंदर दे रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, मड सारी साफ हो रही है, वॉश वाटर ट्रफ में आ रही है, वॉश वाटर ट्रफ इसमें ड्रेन कर रहा है, गलेट में, ड्रेन में, और यहाँ से ये पाइप इसको लेकर बाहर जा रहा है। अब अगर मैं आपको सेक्शन दिखाऊं, सेक्शन में आप देखें वॉश वाटर ऊपर ट्रेवल कर रहा है, मीडिया से गुज़र के यहाँ वॉश वाटर ट्रफ में आया और वॉश वाटर ट्रफ ने इसको ड्रेन किया गलेट में और वहाँ पाइप के ज़रिए ये बाहर चला गया। ये इसका क्रॉस सेक्शन है। फिगर 4, फिल्ट्रेशन एंड बैक वॉशिंग प्रोसेस एक्सप्लेन्ड। सोर्स मैंने आपको बताया कि ये लुइस डी बर्नेडो, उसका एक डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया हुआ है, ये उन राइटर का नाम है, उसके अंदर से मैंने पिक्चर अडॉप्ट की है। और अगर आप रिकॉल कर लें बैक वॉशिंग की वीडियो को भी,
तो चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। अब हम चल रहे हैं आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक की तरफ, और वो है ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ इन फ़िल्टर्स के बारे में। फ़िल्टर्स में दो किस्म की ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, एक एयर बाइंडिंग और दूसरी मड बॉल्स। बारी बारी हम देखते हैं कि एयर बाइंडिंग से क्या मुराद है, एयर बाइंडिंग की कॉजेज़ क्या हैं और हम इसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1, एयर बाइंडिंग। डिसॉल्व्ड एयर इज प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर डिसॉल्व्ड एयर मौजूद होती है। इनिशियली व्हेन ए फिल्टर इज क्लीन, स्टार्ट में जब फिल्टर क्लीन है, आपने उसका ऑपरेशन शुरू किया है और वो साफ है, देयर इज सम स्लाइट लॉस ऑफ हेड, मामूली हेड लॉसेस होते हैं। पानी जब साफ फिल्टर से गुजरता है उसको कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, फिल्टर साफ होता है तो लॉस ऑफ हेड भी कम होता है। आमतौर पे 0.15 से लेके 0.3 मीटर तक हेड लॉसेस होते हैं जब क्लीन फिल्टर को आप ऑपरेशन में लेकर आते हैं। और ये हेड लॉसेस जो हैं ये सैंड, ग्रेवल और अंडर ड्रेन सिस्टम, इन तमाम से गुजरने के बाद होते हैं। मुराद क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 0.15 मीटर इनिशियल हेड लॉस है, तो सिर्फ ये नहीं है कि वो सैंड से जब गुजरेगा और उसको जो रेजिस्टेंस पेश आएगी उससे होगा, नहीं। सैंड, ग्रेवल और अंडर ड्रेन सिस्टम, इस सब से गुजर के पानी जब बाहर निकलता है फिल्टर से, तो ये वो लॉसेस हैं 0.15 मीटर से लेके 0.3 मीटर तक। लेकिन जैसे जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता रहता है, पार्टिकल्स आते हैं और फिल्टर के अंदर वो अपनी जगह बनाते रहते हैं, फिल्टर आउट होते रहते हैं, वैसे वैसे क्लॉगिंग फिल्टर की स्टार्ट हो जाती है और वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। एज क्लॉगिंग अकर्स, द हेड लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। When the head loss becomes greater than the head of water above the sand, a partial vacuum or negative pressure result. अब ये क्या चीज़ है, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वापस ले जाऊँ फिगर की तरफ, और फिगर की मदद से आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करूँ। पॉइंट क्या है? When the head loss become greater than the head of water above the sand, तो फिर क्या होता है, एक पार्शियल वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से एयर बाइंडिंग होती है। चलते हैं उस कॉन्सेप्ट डायग्राम की तरफ जिससे मैं आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करूँ। आपके सामने कॉन्सेप्ट डायग्राम, ये टॉप ऑफ द मीडिया है, ये सैंड का टॉप, यहाँ पे सैंड ख़त्म हो जाती है, ये हाईएस्ट वाटर लेवल है। अब यहाँ कोई डायमेंशन नहीं दी हुई, यहाँ भी कोई डायमेंशन नहीं दी हुई, बात डायमेंशन की नहीं है, बात उस पॉइंट की है जो वहाँ दिया गया है, और मैं अब आपको समझाने की कोशिश इस फिगर से कर रहा हूँ। जब हेड लॉसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सैंड का टॉप है, ये चाहे कोई भी इसकी डायमेंशन है, जब हेड लॉसेस इससे बढ़ जाते हैं तो फिर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसलिए आपकी जो पीजोमेट्रिक ट्यूब हैं, आप लेवल उन पे मार्क कर लेते हैं जो इस लेवल से ऊपर होते हैं और वो ख़तरे का निशान है। जब पानी उनके करीब आ रहा है, इट मीन्स अगर नीचे और चला गया तो फिर नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा
और आपको ऑपरेशनल प्रॉब्लम एयर बाइंडिंग का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको वापस लेके चल रहा हूँ उसी जगह पे जहाँ से हमने छोड़ा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको दोबारा आप अगर इजाज़त दें तो पढ़ना चाहूँगा। व्हेन दी हेड लॉस क्या है? हेड लॉसेस व्हेन द वाटर पास थ्रू फिल्टर मीडिया दैट इज सैंड, ग्रेवल एंड अंडरड्रेन सिस्टम becomes greater than the head of water above the sand, a partial vacuum और नेगेटिव प्रेशर रिजल्ट। जब ये पार्शल वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर होता है तो फिर क्या चीज़ होती है? द नेगेटिव प्रेशर रिलीजेस द डिजॉल्व्ड एयर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन द वाटर। जब ऐसा होता है तो फिर क्या सूरत हाल होती है? द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स टेक प्लेस विच स्टिक टू द सैंड ग्रेन्स। बबल्स बहुत सारे फिल्टर मीडिया के अंदर पैदा हो जाते हैं, सैंड के अंदर पैदा हो जाते हैं और वो स्टिक कर जाते हैं सैंड को। और इस फिनोमेना को कि डिज़ोल्व्ड एयर नेगेटिव प्रेशर की वजह से रिलीज हुई, बबल्स की फॉर्म में आई, सैंड मीडिया से स्टिक हो गई, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एयर बाइंडिंग। इसकी वजह कॉज excessive head losses और loss causing vacuum और negative pressure, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और तस्वीर से भी देख चुके हैं। इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं जब एयर बाइंडिंग शुरू हो जाती है? और फ़र्ज़ करें गफलत हो गई ऑपरेटर से और वो देख नहीं पाया कि हेड लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मुझे फ़िल्टर के रन को रोक देना चाहिए, इसको बैक वॉश कर देना चाहिए, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या उसको सामना करना पड़ता है? नंबर 1, एयर बाइंडिंग कॉजेज सीरियस इंटरफियरेंस विद फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इट रिड्यूसेस डिस्चार्ज पानी का बिल्कुल कम हो जाता है एयर बाइंडिंग की वजह से। नंबर 2, कॉज अनइवन बैक वॉशिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, अनइवन होती है, कुछ हिस्से बैक वॉश हो जाते हैं, कुछ हिस्से नहीं बैक वॉश हो पाते। और ऑब्वियसली जब वो बैक वॉश नहीं हो पाते तो फिर पानी की क्वालिटी आप वो नहीं ले सकते जो अगर फिल्टर पूरी तरह अच्छी तरह बैक वॉश हो जाए तो आप ले सकते हैं। नंबर 3, रिजल्ट इन लॉस ऑफ मीडिया। जब एयर बाइंडिंग हो जाती है और आप बैक वॉशिंग करते हैं और बैक वॉशिंग अनइवन होती है तो कुछ जगह पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस पोर्शन से फिर मीडिया जो है वो वॉश वाटर ट्रफ में चला जाता है और फिर ड्रेन आउट हो जाता है। तो मीडिया लॉस एयर बाइंडिंग की वजह से हो सकता है। ये वो 3 इश्यूज हैं जो एयर बाइंडिंग की वजह से फेस करने पड़ते हैं। तो ये थी फर्स्ट ऑपरेशनल प्रॉब्लम। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? इसको अवॉइड हम कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग एक्सेसिव एंड नेगेटिव हेड। हम हेड लॉसेस की एक लिमिट मुकर्रर कर दें, जिस लिमिट पे जब लॉसेस पहुँचे उसके फ़ौरन बाद हम ऑपरेशन को रोक दें और बैक वॉश कर दें। अगर हम गफलत का शिकार हो जाएंगे और वो लॉसेस बढ़ते रहेंगे तो फिर एयर बाइंडिंग का इशू आ जाएगा और ये अच्छा खासा सीरियस इशू होता है। इसको रेस्टोर करने में और इसको ठीक करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। दूसरी जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम है वो मड एक्यूमुलेशन से रिलेटेड है। जैसे जैसे फिल्टर काम करता है, मड may accumulate on the filter surface to form a dense mat। एक कारपेट की तरह मड का एक कारपेट उसकी टॉप पे बिछा होता है। समटाइम्स लम्प्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड एट द सरफेस। बाज़ औक़ात इसमें कारपेट में लम्प्स बन जाते हैं जिसको हम मड बॉल्स भी कहते हैं। These lumps or mud balls sink
नीचे जाते हैं, सूनर और लेटर, जल्दी या बदेर, टू द ग्रेवल सरफेस, ये ग्रेवल तक सिंक होते होते नीचे जाते जाते पहुंच जाते हैं, वेयर दीज इंटरफियर विद द राइजिंग वॉश वाटर। वॉश वाटर जो ग्रेवल से आ रहा होता है उसके साथ ये इंटरफियर करते हैं एंड कॉज एक्सेसिव वेलोसिटीज अराउंड द एजेस ऑफ द मड बॉल्स। क्योंकि जब एक्सेसिव वेलोसिटीज होंगी तो फिर बैक वॉशिंग भी ठीक नहीं हो पाएगी, अनइवन होगी, लॉस ऑफ मीडिया भी हो सकता है। अब इसको कैसे अवॉइड किया जाए मड बॉल्स को कि ये ना बने, उसकी रेमेडी क्या है? वॉश द फिल्टर सरफेस विद वाटर जेट्स। आमतौर पे हाई प्रेशर वाटर जेट्स के ज़रिए जैसे ही ये मड कारपेट बनना शुरू होता है तो इसको फ़ौरन फ़िल्टर के ऑपरेशन को रोका जाता है और हाई प्रेशर वाटर जेट्स के ज़रिए इसको वहाँ से स्क्रैप कर दिया जाता है और उठा के बाहर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। या तो वाटर जेट से कर लें, प्रेशराइज्ड वाटर से कर लें, या फिर एयर स्कावर, हाई प्रेशर एयर से आप इनको रिमूव कर सकते हैं और बाद में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 22 को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ और हम क्विकली देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले आज जो टॉपिक डिस्कस हुआ वो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन थी, उसको हमने बहुत मुख्तसर अंदाज में देखा। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के बाद फ़िल्टर, मीडिया, सैंड और ग्रेवल, इस पे मुख्तसर डिस्कशन हुई। सैंड का साइज़, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, इफ़ेक्टिव साइज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, ग्रेवल का साइज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद वॉश वाटर ट्रफ क्या होते हैं, इनका डिज़ाइन फार्मूला देखा। बैक वॉशिंग जो है इसका प्रोसेस, इसमें वेलोसिटीज़ मिनिमम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, कितना पानी फ़िल्टर्ड बैक वॉशिंग में इस्तेमाल हो जाता है, और फाइनली जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स रैपिड सैंड फिल्टर में आती हैं उसको हमने देखा। दो किस्म की प्रॉब्लम्स थी, एयर बाइंडिंग थी और मड बॉल्स थे। ये आज का लेक्चर है, इसका खुलासा। मैं आपसे यहाँ पे इजाज़त लूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, दीन और दुनिया में दोनों में अल्लाह ताला आपको सुरखरू फरमाए, आपको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।